वी विल रिवाइज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ माल एब्जॉर्प्शन. ठीक है, सपोज एक क्रॉनिक एल्कोहलिक पेशेंट है जो कि 8 months है एंड ही इज़ शोइंग हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टूल. उसका जो डीजाइलोज टेस्ट है दैट इज़ डीजाइलोज टेस्ट में जो 5 hour यूरिन एक्सक्रीशन है दैट इज़ 8 hour. ठीक है, एंड शिलिंग टेस्ट में 5% यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ कोबालामीन दिख रहा है. इंटेस्टाइनल बायोप्सी नॉर्मल है. डायग्नोसिस क्या है? तो ऐसे सच केसेस को डायग्नोस करने के लिए वी शुड नो अ फ्लो चार्ट. ठीक है, तो अगर किसी पेशेंट में यू आर गेटिंग स्टेटोरिया की कंप्लेन, अगर किसी पेशेंट में स्टेटोरिया की कंप्लेन है तो नेक्स्ट व्हाट यू शुड डू, तो तुम्हें उस पेशेंट का डीजाइलोज टेस्ट कराना चाहिए. अगर ये डीजाइलोज टेस्ट जो है वो एबनॉर्मल आ रहा है, मतलब जाइलोस का एक्सक्रीशन लेस देन 4.5 ग्राम है, तो नेक्स्ट तुमने कराना है शिलिंग टेस्ट. ठीक है, तो अगर ये शिलिंग टेस्ट एबनॉर्मल आता है दैट इज़ इट इज़ कमिंग लेस देन 10% और नॉर्मल जो है वो मोर देन 10% होना चाहिए. तो अगर लेस देन 10% आ रहा है तो बैक्टीरियल ओवरग्रोथ सिंड्रोम है. मोर देन 10% है तो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन डिजीज़ है, जैसे कि तुम्हारा सीलियक स्प्रू. देन अगर तुम्हारा डीजाइलोज जो है वो नॉर्मल आ रहा है, मतलब डीजाइलोज का एक्सक्रीशन मोर देन 4.5 ग्राम है, नॉर्मल चल रहा है, तो तुमने कराना है फिर से शिलिंग टेस्ट. अगर ये शिलिंग टेस्ट तुम्हारा एबनॉर्मल आया, दिस शिलिंग टेस्ट इज़ एबनॉर्मल, मतलब डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइनल डिजीज़ है या क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है. क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस है पेशेंट को. एंड अगर ये शिलिंग टेस्ट तुम्हारा नॉर्मल आ रहा है तो इसका मतलब कि पेशेंट को बाइल डिफेक्ट्स हैं. ओके, सो दिस वाज अबाउट द डीजाइलोज टेस्ट और उसका जो चार्ट है. सो एक चीज़ याद रखो कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि तुम्हारे प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं. तो प्रॉक्सिमल स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होने वाले न्यूट्रिएंट्स है आयरन है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है और तुम्हारा फोलिक एसिड है. और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि डिस्टल स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं? विटामिन B12 है, बाइल है और बिलीरुबिन है. ये तुम्हारे डिस्टेंट स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दीज न्यूट्रिएंट्स. अब एक बात हम समझते हैं कि तुम्हारा जो माल एब्जॉर्प्शन की डिजीज़ेज़ हैं उनकी बायोप्सी में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं. ये क्वेश्चन पूछा जाता है माल एब्जॉर्प्शन की बायोप्सी में. व्हाट ऑल फाइंडिंग्स डू यू सी? एक तो क्या होता है कि तुम्हारा क्रिप्ट का इलोंगेशन होने लगता है. क्रिप्ट इलोंगेशन हैपन्स दैट इज़ सीन इन द बायोप्सी. उसके अलावा व्हाट हैपन्स इज़ देयर आर अदर फाइंडिंग्स ऑल्सो दैट आर सीन, जैसे कि इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं. इंट्रा एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स आर सीन ऑन द बायोप्सी दैट कैन लीड टू एंटेरोपैथी एसोसिएटेड टी सेल लिम्फोमा. सो जो कट ऑफ है फॉर द कट ऑफ फॉर द ल्यूकोसाइट, जो इंट्रा एपिथेलियल ल्यूकोसाइट्स है उनका नॉर्मल कट ऑफ होता है डुओडेनम में दी शुड बी 30 एंड जेजुनम में ये 40 होते हैं. ठीक है, तो पहला चेंज जो देखने को मिलता है वो तुम्हारा ये होता है कि पहला फर्स्ट चेंजेस तुम्हारा इंट्रा एपिथेलियल ल्यूकोसाइट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. लास्ट चेंज होता है तुम्हारा विलस एट्रोफी का मिलना. सो लास्ट चेंज इन माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम इज़ विलस एट्रोफी. ओके, एंड नॉर्मल जो विलाई रेशियो है वो 1:3 होता है. क्रिप्ट विलाई रेशियो, विलाई जो होती है वो लंबी होती है. ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम एंड एवरीथिंग हैज़ बीन आस्क्ड इन द एम्स एग्ज़ाम. सो यू शुड नो कि तुम्हारा बेसिकली सीलियक डिजीज़ में होता क्या है, दैट यू शुड नो. लेट्स सी सीलियक डिजीज़ में क्या होता है. सीलियक डिजीज़ में ना जो ग्लाइडिन, ग्लूटन का जो मॉलिक्यूल होता है दैट इज़ ग्लाइडिन, उसके अगेंस्ट जो एक इम्यून रिएक्शन शुरू हो जाता है. तो बेसिकली ये तुम्हारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स हैं. दीज आर द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स. तो जब भी ग्लाइडन इन इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स के थ्रू अंदर जाता है तो वो तुम्हारा टिश्यू ट्रांसग्लूटामिनेज एंजाइम इसको डीएमिनेटेड ग्लाइडिन में कन्वर्ट कर देता है. ये डीएमिनेटेड ग्लाइडिन जो है वो एक एंटीजन की तरह एक्ट करता है एंड एक्टिवेट कर देता है टी सेल्स को. टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं तो तुम्हारे बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते हैं और बी सेल्स तुम्हारे अब बनाएंगे एंटी ग्लाइडिन एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं. तुम्हारी एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़ बनाने लगते हैं.
एंटी एंडोमाइसियल एंटीबॉडीज़, और तीसरी एंटीबॉडी जो बनती है दैट इज़ एंटी टीटीजी एंटीबॉडी बनती है। तो ये 3 एंटीबॉडीज़ तुम्हें सीलिएक डिजीज़ में मिलेंगी एंड दिस इज़ द पैथोजेनेसिस इन द सीलिएक डिजीज़। तो इम्पॉर्टेंट अब बात ये है कि तुम्हारा जो ग्रेडिंग होती है सीलिएक डिजीज़ में दैट इज़ मार्श ग्रेडिंग, ठीक है। मार्श ग्रेडिंग इन सीलिएक डिजीज़। मार्श ग्रेडिंग क्या होती है सीलिएक डिजीज़ की, तो देख लेते हैं कि तुम्हारा जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल में विलाई नॉर्मल है, क्रिप्स नॉर्मल है, फिर आता है मार्श 1। मार्श 1 में तुम्हारी सब टोटल विलस एट्रोफी हो जाती है एंड देयर इज़ मार्श 2। मार्श 2 इज़ देयर। फिर तुम्हारी मार्श 3A होती है, देयर इज़ मार्श 3A जिसमें तुम्हारी पार्शियल विलस एट्रोफी हो रही है, एंड देन कम्स योर मार्श 3B जिसमें सब टोटल विलस एट्रोफी हो रही है। फिर तुम्हारा आता है मार्श 3C। मार्श 3C में तुम्हारी टोटल विलस एट्रोफी हो जाती है। सो यू शुड नो द मार्श ग्रेडिंग फॉर सीलिएक डिजीज़। सीलिएक डिजीज़ में तुम्हें जो बायोप्सी में फाइंडिंग्स मिलेंगी बेसिकली वो होती है सीलिएक डिजीज़ की बायोप्सी में तुम्हें विलस एट्रोफी मिलती है। विलस एट्रोफी के अलावा यू सी द प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेट्स, ठीक है। प्लाज्मा सेल इन्फिल्ट्रेट्स देखने को मिलते हैं, और वो कहाँ पे मिलते हैं तुम्हें, लैमिना प्रोप्रिया लेयर में। और टी लिम्फोसाइट्स देखने को मिलते हैं। दीज टी लिम्फोसाइट्स आर सीन इन द सरफेस एपिथेलियम। सो सीलिएक डिजीज़ में, एडवांस केस ऑफ सीलिएक डिजीज़ में तुम्हें कंप्लीट लॉस ऑफ विलाई देखने को मिलेगा, टोटल विलस एट्रोफी देखने को मिलेगी, एंड तुम्हें डेंस प्लाज्मा सेल्स दिखेंगे लैमिना प्रोप्रिया में। एंड जो सरफेस एपिथेलियम है दैट विल बी इन्फिल्ट्रेटेड बाय द टी लिम्फोसाइट्स विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय ईदर स्मॉल और डेंसली स्टेन्ड न्यूक्लियाई relative to the pale and staining epithelial nuclei. Next we should know about the Whipple's disease. तो Whipple's भी तुम्हारा माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम में आता है। तो Whipple डिजीज़ के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो विपल डिजीज़ में क्या होता है, तुम्हें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि विपल डिजीज़ में तुम्हें एरिया ऑफ फोमी मैक्रोफेजेस मिलते हैं सब म्यूकोजा में। सो देयर विल बी एरिया ऑफ फोमी मैक्रोफेजेस in the area of foamy macrophages are seen in the submucosa layer। and special stain for Whipple disease कौन सा यूज़ करते हैं हम, पास stain को यूज़ करते हैं हम Whipple disease में। ओके, so पास stain is used in the Whipple disease and areas of foamy macrophages are seen in which layer, that is the submucosa layer in the Whipple disease। now जो पास पॉजिटिव और डायस्टेज रेजिस्टेंस मटेरियल इज सीन इन द सबम्यूकोजा। सो ये जो मटेरियल मिलता है वो पास पॉजिटिव होता है और डायस्टेज रेजिस्टेंट मटेरियल देखने को मिलता है, एंड दिस मटेरियल इज़ मेड अप ऑफ द बैसिलाई इटसेल्फ। तो ओके, सो ये पास पॉजिटिव डायस्टेज रेजिस्टेंस मटेरियल इन द सबम्यूकोजा अगर देखने को मिल रहा है और तुम्हें यू नो बैसिलाई का देखने को मिल रहा है, ए बीटा लाइपो प्रोटीनीमिया देखने को मिल रहा है, तो दैट इज़ द विपल्स डिजीज़। ओके, विपल्स डिजीज़। नेक्स्ट डिसऑर्डर, तो ए बीटा लाइपोप्रोटीनिया में विलस जो है वो नॉर्मल रहता है, विलाई नॉर्मल होता है, फैट वैक्यूल्स आर सीन इन द एपिथेलियम। तो हमें बहुत सारे फैट वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं एपिथेलियम में। So this first image is the image of the celiac disease. Celiac disease में you are seeing the complete loss of villi. There is loss of villi. There is crypt hyperplasia, and you are seeing a lot of plasma cells. They are infiltrating the they are infiltrating the lamina propria. So there are a lot of plasma cells which are infiltrating the lamina propria. There is infiltration of the surface epithelium also by the T lymphocytes, and that can be recognized by small densely stained nuclei. Then the next disease is of Whipple's disease. You can see a lot of foamy macrophages. Where are these foamy macrophages seen? These foamy macrophages are seen in the submucosa layer. Then we have this one, that is the pass positive and diastase resistant macrophages which are seen in the A beta lipoproteinemia. Pass positive and diastase resistant macrophages.